यार लास्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लो, लास्ट वाला क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया था। मैग्निफिकेशन 3/2 आ गया था सबका, जो हमने क्वेश्चन किया था कि कॉनकेव मिरर है। डन। तो अगर वहां तक सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है तो ये हमारा मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आ जाओ भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर नोट्स नहीं मिलेंगे? क्या चीज नोट्स? यस सर। यार नोट्स तो ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोडेड है, जो लास्ट ईयर तुमसे लिंक शेयर किया था उसी ड्राइव पे चेक कर लो। यस सर। ठीक है, नोट्स अपलोडेड हो रहे हैं रेगुलरली वहीं पे। चलो भाई देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है। यार हमें पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। तो यार मैंने कहा कि भाई हमारे पास ये ऊपर एक मीडियम है, रेयर मीडियम, नीचे एक मीडियम है दैट इज डेंसर मीडियम। कोई लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है इस तरीके से कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल डाउन कर रही है, इंसिडेंट रे। और ये हो गई हमारी नॉर्मल। तो मुझे बताओ अब ये लाइट रे किधर बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसका रीजन कि क्यों बेंड कर रही है ये लाइट रे। भाई 10th क्लास का ही चल रहा है, अभी तो कुछ नया मैंने कुछ बताया भी नहीं है। कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये किधर बेंड करेगी। तो यार याद रखो ये बेंड करेगी हमारी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड कर रही है, क्योंकि हमारे नीचे वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है। और मैंने आपको बताया था कि लाइट को एक वेव अज्यूम कर लो, हमारी जो वेव वेलोसिटी है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। पीछे क्लास का भूलते जा रहे हो क्या। वेव वेलोसिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। भाई वेव वेलोसिटी हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो उस केस में मैंने बताया था कि ये फास्टेस्ट ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ लेकिन ये स्पीड किसके अंदर होती है, वैक्यूम या फिर एयर के अंदर। अब जैसे ये लाइट रे अपने किसी एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड के साथ क्या होगा, भैया जैसे ही ये मीडियम में एंटर करेगी हमारी लाइट रे की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा ये उतना ज्यादा डिक्रीज करती रहेगी। तो इधर हमारी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो इस केस में यहाँ पे स्पीड पे क्या फर्क पड़ा होगा, लाइट की स्पीड रिड्यूस हुई होगी। स्पीड रिड्यूस हुई है इसलिए लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अगर ये लाइट रे ने बेंड किया है टूवर्ड्स द नॉर्मल तो भैया ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वेरस ये वाला एंगल हो गया एंगल आर। तो तुम्हें एंगल आई और एंगल आर के बीच में रिलेशन दिख रहा होगा साफ, क्या कि जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी एंगल आई हमेशा बड़ा होगा एंगल आर से। चेक करो यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है या नहीं। यस सर। डन, बढ़िया। भाई निधि, मानसी, बाकी लोग चेक करो, अभिमन्यु। यस सिमिलरली सर। डन। सिमिलरली अब इसका उल्टा कर दो। यार मैं कह रहा हूं कि कोई लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ऊपर वाला मीडियम अब अज्यूम कर लो डेंसर, नीचे वाला मीडियम अज्यूम कर लो रेयर। तो मैंने कहा यार ये हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। तो अब बताओ ये लाइट रे किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड के ऊपर सोचो। बिल्कुल। तो यार अगर अब ये बेंड करेगी हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड कर रही है, क्योंकि अब ये लाइट रे ऑलरेडी एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो अब स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड चेंज होगी लेकिन अब स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इसलिए ये हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। और इस केस में अगर मैं एंगल आई और एंगल आर के बीच में रिलेशन फाइंड करूं तो मुझे दिखेगा कि अब की बार एंगल आई मेरा लेस देन होगा एंगल आर के। अगर यहां तक सब चीजें क्लियर हैं नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे फिर। यस सर। डन। हिमेश कहाँ गायब थे भाई इतनी क्लासेस से, कल नहीं थे ना तुम हिमेश। लाइट नहीं थी सर, लाइट नहीं। अच्छा, ओके। आदि तुम भी नहीं थे यार कल की क्लास में। काफी बच्चे बिल्कुल आज नए नए उठ के आ रहे हैं, जैसे प्रत्युष कल तुम नहीं थे ना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हो गया। हो गया, चलो गुड राधिका।
अब यार एक चीज देखो, क्या मैं स्पीड और एंगल को कुछ रिलेट कर सकता हूं? मुझे दिख रहा है कि इधर स्पीड मेरी रिड्यूस हो रही है, तो मेरे जो एंगल की आर की वैल्यू है वो भी रिड्यूस हो रही है। इधर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एंगल आर की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्पीड और एंगल का कुछ ना कुछ रिलेशन, लिंक तो बन सकता है। एक इंफॉर्मेशन। यार दूसरी इंफॉर्मेशन, कि सपोज मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को इमेजिन करो कि यार मैंने सपोज दो केसेस लिए। मैंने कहा कि भैया ये है सपोज एयर, और सपोज ये भी है एयर। इन दोनों केसेस में लाइट रे सेम एंगल से फॉल डाउन कर रही है, सेम एंगल से। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चाहे तो ले लो 60 डिग्री, कि भैया दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इधर नीचे मेरे को मीडियम बोला हुआ है वाटर, और इधर मेरे को मीडियम बोला हुआ है ग्लास। तो मेरे को बताओ अब दोनों केसेस में कौन से केस में लाइट रे ज्यादा बेंड करेगी, मतलब कौन से केस में एंगल आर की वैल्यू ज्यादा छोटी होगी, ये सोच के बताओ। भाई वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर दे दो कुछ भाई। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं अगर नहीं समझ में आया। मैंने कहा दोनों केसेस में ऊपर रेयर मीडियम तो एयर ही लिया है, लेकिन जो नीचे डेंसर मीडियम है बस मैंने उसको चेंज किया है। एक केस में मैंने लिया वाटर, एक केस में मैंने लिया ग्लास। मैं बस आपसे यही पूछ रहा हूं कि कौन से केस में स्पीड ज्यादा रिड्यूस होगी, कौन से केस में लाइट रे ज्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है मैंने आपसे। तो यार हमें ये चीज लॉजिक है कि कौन सा ज्यादा डेंसर है। जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उसमें लाइट रे की स्पीड ज्यादा रिड्यूस होगी। नीरज क्वेश्चन ही नहीं समझे तुमने, तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो यार याद रखो, वाटर में वो कम बेंड करेगी लेकिन ग्लास में ज्यादा बेंड करेगी, क्योंकि हमारा ग्लास ज्यादा डेंसर होता है वाटर से। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? चेक करो यार एक बार प्लीज, क्योंकि सबके आंसर्स अलग अलग आए हैं मेरे पास। रिपीट करता हूं, चेक करो। सर डेंसर का मतलब क्या होता है, डेंसर? डेंसर का मतलब है यार किसकी डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा यस हमारा मॉलिक्यूल्स वाला मीडियम होगा, उसमें वो लाइट रे की स्पीड को ज्यादा रोकेगा। ठीक है नीरज? सर। डन। तो यार एक बार वेदांत, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया, अभी थोड़ी देर में उसका आंसर भी देता हूँ। उसका आंसर यहाँ से लिंक नहीं है, अभी बताऊंगा आगे। तो यार चेक कर लो मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी आपको। मैंने कहा ऊपर रेरर मीडियम मैंने सेम लिया। रेरर मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, तो इधर मैंने एयर एयर लिया। लेकिन नीचे मैंने दो अलग अलग मीडियम लिए, ग्लास एंड वाटर। तो आपको पता होगा यार कौन सा ज्यादा डेंसर है। तो मुझे पता है ग्लास की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो इस केस में हमारी ज्यादा स्पीड रिड्यूस किसमें होगी? ग्लास में होगी। स्पीड ज्यादा रिड्यूस ग्लास में हुई है तो भैया इधर बेंडिंग भी ज्यादा होगी। तो मे बी ये हो सकता है कि इधर एंगल 30 डिग्री हो, तो इधर एंगल 45 डिग्री होगा। मतलब ज्यादा बेंडिंग ग्लास में। अब चेक कर लो, यहां तक की बात समझ में आई है? यस Yes, सर। sir. डन। तो यार इधर तो मैंने आपको मीडियम का नाम दे दिया कि वाटर है और ग्लास है, लेकिन सपोज मैं इधर कुछ नाम ही नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं कि सपोज भैया ये मीडियम एक्स है, ये मीडियम वाई है, तो अब किसमें ज्यादा बेंडिंग होगी? तो अब कैसे बताओगे? तो यार हमारी लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी, उसकी स्पीड कितनी ज्यादा रिड्यूस होगी, वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी डिसाइड करके बताएगी। और वो मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करके बताएगी कि लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी? वो कहलाती है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कुछ याद आ रहा है 10th का पढ़ा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं, कुछ भी याद नहीं। अरे भैया ऐसा कैसे? चलो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, टेंशन मत लो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? याद रखना, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करके बताएगी कि भैया लाइट रे की स्पीड कितनी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी उस मीडियम के अंदर। और आपको पता है कि लाइट रे की स्पीड जितनी ज्यादा रिड्यूस होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे इंडिकेट करते हैं? भैया सी से। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम डिनोट करेंगे वी से। तो मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सी बाय वी।
C/V। अब खुद सोचो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यार V का फॉर्मूला अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक बात आप खुद सोचो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा V की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, V की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भैया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का ज्यादा है y से, तो मेरे को बताओ अब किस में ज्यादा बेंडिंग होगी, x में या y में? सोच के बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करना। सिमरन बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट फिर से समझो भैया, मेरे को आज बच्चे सारे ना खोए खोए से लग रहे हैं कि भैया ध्यान नहीं है जैसे। फिर सुन लो चलो। यार मैं आपको शुरू से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मुझे ये पता है कि लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन कितना ज्यादा बेंड करेगी, मतलब इधर तो मैंने बस एंगल अज्यूम किए थे 30 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो मुझे ये नहीं पता कितना ज्यादा एंगल बनेगा, तो कैसे पता लगाएं कि भैया यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी आएगी और यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें बताएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की प्रॉपर्टी है और उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब v। तो म्यू इक्वल्स टू C/V। तो मैंने आपको बोला कि भैया हमें साफ दिख रहा है कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड रिड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा स्पीड रिड्यूस होगी मतलब वो उतना ही ज्यादा बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या सिमरन यहां तक की बात समझ में आई है? यस सर। डन। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस मीडियम को मैंने x लिया है, इस मीडियम को मैंने y लिया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का ज्यादा है y से। तो मेरे को बताओ किस में ज्यादा बेंडिंग होगी, x में या y में? सर एक्स में। वेरी गुड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का ज्यादा है तो भैया याद रखना वेलोसिटी x में कम होगी और y में ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां लिख लो अगर कंफ्यूज हो तो, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भैया हमारी है ना मीडियम x के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अगर मीडियम x में स्पीड बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है तो कौन से केस में बेंडिंग ज्यादा होगी? तो याद रखना x में बेंडिंग ज्यादा होगी। क्या ये चीज समझ में आई है? फिर समझा दो। फिर समझाना है राधिका, कोई बात नहीं राधिका, आराम से। राधिका पहले चेक करो ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये भी रिपीट करना है। बेंडिंग वो कैसे ज्यादा हुई? अच्छा चलो, क्या बोल रहे हो, रिपीट करो एक बार क्वेश्चन को। मतलब वाई की नहीं होनी चाहिए थी ज्यादा तो। अच्छा चलो ठीक है। यार सपोज आप इस एग्जाम्पल को भूल जाओ बिल्कुल। सपोज मैं आपको कह रहा हूं एक मीडियम मैंने लिया वाटर, एक मीडियम मैंने लिया ग्लास, ठीक है, और एक मीडियम मैंने लिया एयर। मेरे को आप पहले ये बता दो सबसे ज्यादा इन तीनों में से डेंसर कौन है, सबसे ज्यादा डेंसर? ग्लास। ग्लास, वेरी गुड। उसके बाद वाटर। वेरी गुड। और सबसे कम डेंसर है हमारा एयर। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, उतनी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो मेरे को बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखूं मैं? ग्लास का, ग्लास का। फिर वाटर का, वाटर। और फिर एयर का। एयर। पहले आप ये चेक करो आपको पॉइंट 1 क्लियर है ये वाला? यस यस सर। उसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट क्या समझा रहा हूं कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी? क्या सबसे ज्यादा वेलोसिटी ग्लास में होगी क्या? एयर में होगी। वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा हमारी एयर में होगी, फिर किस में होगी? फिर वाटर में, और सबसे कम किस में होगी? सबसे कम ग्लास में होगी। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितनी वेलोसिटी आपकी कम हो रही है मतलब वो उतना ज्यादा बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज क्या कर रहे हो आप, है ना, कार चला रहे हो, बाइक कार जो मर्जी अज्यूम कर लो, और ये एक सर्कुलर टर्न है। सपोज भैया ये मेरी कार है, मैं अपनी कार चला रहा हूं बहुत धीरे, मैं भैया शांत आदमी, मैं अपनी कार धीरे चला रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर के केस में। एक दूसरा बंदा है
वो क्या कर रहा है भैया, वो तो तूफानी है, वो चला रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरे को बताओ ज्यादा इजीली टर्न कौन ले पाएगा? तो आप। स्पीड वाले। फर्स्ट मतलब 40 किलोमीटर पर आवर वाला ना। यस यस सर। सर। तो भैया यही चीज तो मैंने आपको बोली। मैंने कहा जितनी कम स्पीड होगी मतलब वो उतना ही इजीली बेंड करेगा, वो ज्यादा बेंड करेगा, तो बेंडिंग विल बी मोर। क्या अब ये चीज समझ में आई है आपको? यस सर। बल्कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी 120 वाला, उसकी कार इतना इजीली बेंड ही नहीं करेगी, ये तो ऑलमोस्ट सीधा भग जाएगा, इसकी कार टर्न ही नहीं कर पाएगी जल्दी से। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी है मतलब बेंडिंग उतनी ही कम है। कहाँ के लिए? टूवर्ड्स द नॉर्मल के लिए बात हो रही है। अब ये वाला एग्जांपल चेक करो, आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है? यस सर। चलो डन। यस तो सर। अब मेरे को बताओ भैया, वेलोसिटी एयर में सबसे ज्यादा है, तो क्या ये इजीली बेंड कर पाएगा? नहीं। नो सर। सबसे कम वेलोसिटी किसमें है? ग्लास। ग्लास। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग की अगर मैं बात करूं टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो भैया मेरे को ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा टूवर्ड्स द नॉर्मल कौन बेंड करेगा? ग्लास। ग्लास। पहले ग्लास। फिर फिर सब, वाटर। और फिर फिर एयर एयर। में। एयर। वेरी गुड। तो बस यही तो समझा रहा था इतनी देर से। अब अगर ग्लास के अंदर सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है तो मतलब सबसे कम मेरा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, भैया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम किस में बनेगा? सबसे कम ग्लास में बनेगा, फिर उसके बाद वाटर में, और फिर एयर में। क्यों? क्योंकि यार एक बात सोचो कि लाइट रे ग्लास में सबसे ज्यादा बेंड कर रही है, सबसे ज्यादा बेंड कर रही है, तो सबसे छोटा एंगल भी किस में बनेगा? सबसे छोटा एंगल भी ग्लास में बनेगा। बस ये इंफॉर्मेशन चेक कर लो। अब आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सर आगे। आ गई? कोई ऐसा है जिसको थोड़ा सा और रिपीट करना है तो भैया बोल देना, कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जितना ज्यादा यू उतना ज्यादा बेंडिंग है कि नहीं? बिल्कुल सही। मैंने यही तो समझा रहा हूं, जितना ज्यादा यू होगा, यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही, कि भैया जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी, और जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी मतलब एंगल आर उतना ही छोटा, वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही छोटी। बस ये रिलेशन आप समझ लो कि ये रिलेशन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया, डन भैया। तो आप ये अपने सेफर साइड के लिए लिख लो ताकि आपको बाद में याद रहे। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग, उतना छोटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उतनी ही कम वेलोसिटी। तो वापस अपने क्वेश्चन पे अब घूम फिर के आ जाओ, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया है तो। भैया हमारा क्वेश्चन क्या था कि यार ये रे डायग्राम मैंने नहीं बनाया, इसको मैं रब कर देता हूं। भैया मैंने आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का ज्यादा है वाई से, तो आप ये बताओ लाइट रे किस में ज्यादा बेंड करेगी और एंगल आर किस में छोटा होगा, एक्स वाले मीडियम में या वाई वाले मीडियम में? बस ये मेरा क्वेश्चन था एक्सेल। भाई। वेरी गुड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का ज्यादा है तो ज्यादा बेंडिंग अब एक्स में करेगा, वाई में कम बेंड करेगा, वाई में थोड़ी सी बेंडिंग होगी। तो अगर एक्स में ज्यादा बेंडिंग होगी तो इस केस में एंगल आर मेरा ज्यादा छोटा बनेगा, और इसमें बेंडिंग कम हो रही है तो एंगल आर इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बस ये हमें डिसाइड करके बताएगा हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक कंप्लीट करो, फिर बस एक क्वेश्चन और देता हूं थ्योरेटिकल सा, उसको चेक कर लेना कि वो समझ में आया या नहीं आया। सर कर लिया। कर लिया? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये सबको मैं रब कर देता हूँ, ये सब हमारे काम का नहीं था। चलो आ जाओ भाई। अब मैं आपको क्वेश्चन बस एक थ्योरेटिकल समझाने के लिए, चेक करने के लिए दे रहा हूं कि सपोज भाई मेरे को एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कि सपोज एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और एक जेड है, तीन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। आप मेरे को ये बताओ बस कि भैया लाइट की स्पीड का ऑर्डर बता दो कि लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होगी और सबसे ज्यादा किसमें होगी। सर क्वेश्चन रिपीट कर दूं? बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तीन मीडियम है, एक्स मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.3, दूसरा मीडियम है वाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और तीसरा मीडियम है जेड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। आप मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी बताओ कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से मीडियम में होगी
और सबसे कम कौन सी मीडियम में होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर सर ऑफ सबसे वेलोसिटी। ज्यादा सर सबसे ज्यादा वेलोसिटी जेड रीजन Z में रीजन में होगी होगी, और उसके और उसके बाद बाद वाई, Y और में उसके बाद होगी। एक्स। सबके सर आंसर गलत है सबसे ज्यादा नहीं सर सर, सबसे ज्यादा X में होगी। यार। अभी तो बताया, देखो आप देखो भूल रहे हो बार बार। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं अगर बेंडिंग पूछता तो आपका आंसर सही होता कि सर बेंडिंग सबसे ज्यादा जेड में होगी। मैंने बेंडिंग नहीं पूछी थी, मैंने कहा था भैया सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसी में होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी? एक्स में। फिर फिर वाई में, और Y सबसे कम किस में में होगी? Z। जेड में। Z। प्रत्युष एक बार सर चेक कर लो दोस्त, क्लियर है? यस सर। चलो डन। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे दूं, ट्राई करेंगे? यस सर। चलो डन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आपको यह बता देता हूं, इंफॉर्मेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V है। एक बात सोच के बताओ, क्या C कभी भी V से छोटा हो सकता है? नो सर। राधिका नो क्यों? सर। यस। दीपल तुम कह रहे हो यस, तो मेरे को बताओ कैसे हो सकता है? जो भी कोई कुछ कह रहा है एक्सप्लेन करो कि भैया C V से छोटा हो सकता है या नहीं हो सकता। बड़ा होगा तो हमेशा बड़ा क्यों होगा, या इक्वल भी हो सकता है तो क्यों हो सकता है? एक्सप्लेन करो चीजों को, जो भी कह रहे हो। भैया सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और मैंने आपको बोला है वैक्यूम के अंदर लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, सबसे फास्ट। दैट इज 3 × 10⁸ इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती लाइट की, और ये स्पीड एयर और वैक्यूम के अंदर होती है। तो वी मेरा क्या है? वी मेरा कोई मीडियम है। क्या मीडियम के अंदर स्पीड वैक्यूम से ज्यादा हो सकती है लाइट की? नो सर। तो याद रखना सी हमेशा वी से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। सी कभी भी छोटा नहीं हो सकता वी से, कभी नहीं हो सकता। क्या इक्वल हो सकता है? इक्वल हो सकता है जब मैं नीचे वाला मीडियम भी क्या ले लूं? एयर ले लूं, उस केस यस में सर। हो सकता है। लेकिन हम वो केस अज्यूम नहीं करते। तो याद रखना मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? सी हमेशा वी से बड़ा होगा। अब यार आप जेई वाले हो, मैथ्स वाले हो, मतलब सीधा सीधा एक चीज बताओ, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वैल्यू लेस देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, या इक्वल्स टू 1 आती है? हाँ सर ग्रेटर देन 1। हाँ, ये भी सोच के बोला यार तुम लोगों ने। अ, भैया अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। तो ये चीज याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये 1 के बराबर हो सकता है कब? जब मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल। और मैंने अभी आपको बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होने का मतलब क्या है, कि मैं मीडियम को, नीचे वाले मीडियम को भी क्या ले लूं? एयर ले लूं। तो भैया याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1 किसका होता है? एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है। बाकी एयर के सिवा आपने कोई और मीडियम लिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसलिए अगर आपको याद हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं रखनी है वैल्यू, बस बता रहा हूं, 1.5 होता है, 1 से बड़ा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, अगेन 1 से बड़ा। डायमंड का सबसे ज्यादा 2.42, इसलिए। यस सर। चलो डन। अब भैया मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई करना। सिंपल सादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार लाइट है हमारी, वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। आई रिपीट, हमारी एक लाइट है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। मेरे को एयर के अंदर स्पीड गिवन है। लाइट की स्पीड कितनी है एयर के अंदर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आप मेरे को ये बताओ व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो कैलकुलेट करके बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इससे ज्यादा फुद्दू क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
Sir, 2 into 10 की power 6. 2 सही आ रहा है, 10 की पावर गलत आ रही है, फिर से सॉल्व करो। 10 की पावर गलत आ रही है। वेदांत तुम्हारा आंसर सही है, बिल्कुल बढ़िया। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यार सीधा सीधी बात क्या है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। यार सीधा बस आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी बाय वी। तो मेरे को v निकालना है, v इक्वल्स टू सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यार v की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ये कैंसिल हुआ। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चेक करो ये फुद्दू सा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। तो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बस हल्का सा इसका एक्सटेंड कर रहा हूं, चेक करना। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइट है, फिर से वही कि वो एयर से ट्रैवल कर रही है किसी एक मीडियम में। आई रिपीट, एक लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू मीडियम। इस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। हमें इस लाइट रे की वेवलेंथ गिवन है कि भैया इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है जो एयर में ट्रैवल कर रही है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं भैया, चेक करो। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, वो एयर से ट्रैवल कर रही है मीडियम में। मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5। तो मुझे बताना है कि जब ये लाइट रे मीडियम में एंटर करेगी तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर चाहिए तो उसकी वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो ट्राई करो भाई। आई होप कोई फॉर्मूला नहीं भूला होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ वेव? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ वेव? सर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। वेरी गुड अंश यार, बहुत बढ़िया। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ वेव का होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इतना हिंट दे दिया, अब आगे सॉल्व खुद करोगे। चलो भाई लगो काम पे। कंप्लीट करो इसमें। दीक्षांत, भाई दीक्षांत, यस सर। भाई तुमने तो आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने क्लास में। यस सर। आज फर्स्ट ही क्लास है मेरे साथ। यस सर। क्या बात है भाई, उसमें भी लेट ज्वाइन किया तुमने, कुछ समझ में आ रहा है फिर? नहीं सर, क्लास स्टार्ट होने के 3 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लिया था। ठीक है चलो। अंजना आपका आंसर बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल बढ़िया। तो यार देखो क्या सॉल्व करोगे। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला यूज करना है भाई बार बार। c बाय v, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फॉर्मूला स्पीड का फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ किस में आएगी, ये वेवलेंथ हमारी वैक्यूम या एयर के अंदर आएगी, डिवाइडेड बाय v। v होगी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन मीडियम। पहले सब लोग चेक कर लो ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं। मानसी आपका आंसर भी सही। अब मैंने आपको बता रखा है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसल। तो हमारे पास ले देके क्या फॉर्मूला बन गया कि भैया वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। मेरे को वेवलेंथ इन मीडियम निकालना है, तो वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ इन मीडियम आ जाएगा
वेवलेंथ इन वैक्यूम 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। चेक कर लो, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट लगे तो भैया पूछ लो। सर एक बार रिपीट करना। ठीक है नीरज, नीरज कौन से स्टेप से रिपीट करना, शुरू से ही? सर जो फ्रीक्वेंसी काटी आपने। अच्छा ठीक है डन। नीरज मैंने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी बाई वी, और स्पीड का फॉर्मूला याद रखो फ्रीक्वेंसी मतलब वेव के टर्म्स में, सी का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वेवलेंथ। यार सी और वी दोनों सेम है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। सी क्या है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही है, वी क्या है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही है, दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी है। बस क्या चीज है, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के लिए है, और ये स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए है, ये मीडियम के लिए है। तो है तो दोनों स्पीड ही, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है मीडियम के हिसाब से। तो अगर मैं ऊपर सी के लिए लिख रहा हूं, तो ये वेवलेंथ भी किसके लिए होनी चाहिए, वैक्यूम के लिए होनी चाहिए। अगर मैं ये वी मीडियम के लिए लिख रहा हूं, तो यहाँ पे ये वेवलेंथ भी किसके लिए होनी चाहिए, मीडियम के लिए होनी चाहिए। तो अगर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, तो आप रिप्लेस कर दो, सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट गया, तो मेरे को पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, वैक्यूम और एयर एक ही बात है, वैक्यूम और एयर एक ही बात है। तो आपको एयर के अंदर वेवलेंथ गिवन थी कितनी, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, डिवाइडेड बाय आपको वेवलेंथ इन मीडियम निकालना है बस। यस सर। ठीक है समझा। डन, यस सर। बढ़िया। तो यहाँ पे फिर से कंप्लीट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, सो वेवलेंथ इन मीडियम इज 6000 divided by refractive index, that is 1.5, 4000 Armstrong. Yes, sir. चलो डन। तो भैया सबका कंप्लीट हो गया, तो हमारी ये चीज कंप्लीट हो गई। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यार जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास आएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यार हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। कौन से दो लॉज हैं? सबसे पहला लॉ कि यार हमारी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये वाला लॉ तो बिल्कुल सेम है जो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा। लेकिन अब दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, और दूसरे लॉ पे ही पूरा काम करना है। अब पूरा काम दूसरे लॉ पे ही चलेगा। दूसरा लॉ क्या है कि यार हमारा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रहेगा ये हमेशा। और ये कांस्टेंट क्या होता है, तो यहां पे लिख लो भैया, ये कांस्टेंट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आप यहां तक लिख के खत्म करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हो गए सर। हो गया, चलो डन। अब आ जाओ, मैं आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाता हूं। यार अभी तक हम क्या अज्यूम कर रहे थे, अभी तक तो हम यही कह रहे थे कि ऊपर वाला मीडियम कौन सा होगा, ऊपर वाले मीडियम मतलब रेयर मीडियम को मैं हमेशा एयर ले रहा था, और नीचे वाले मीडियम को मैं हमेशा डेंसर ले रहा था। तो यार अभी जरूरी थोड़ी है कि ऊपर वाला मीडियम हमेशा एयर हो, भैया ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या पता ये वाली सिचुएशन हो रही हो कि ऊपर वाला मीडियम वाटर है और नीचे वाला मीडियम ग्लास है। तो अब कैसे पता लगाओगे कि लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी? तो देखो इधर हमारा रूल कैसे अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ। भैया देखते जाना, हमें पता है ग्लास ज्यादा डेंसर है, तो भैया हमारी बेंडिंग ग्लास के अंदर ज्यादा होगी, तो एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। अब इसमें कैसे लगाएंगे, ध्यान दो, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब मेरे को बताओ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हुआ है, मीडियम 1 में या मीडियम 2 में?
सो मीडियम 2 में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखोगे, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना चाहिए। इंसिडेंस जिस मीडियम में हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो यहां लिख रहा हूं μ2 1। μ2 1 का मतलब क्या होगा, μ2 बाय μ1। और इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मीडियम 1 से कर रहे हैं। क्या सबको ये स्टेटमेंट समझ में आई है? यस सर। Done. रिपीट करने के बाद बिल्कुल नीरज, बिल्कुल रिपीट। मैंने कहा सबसे पहली चीज कि साइन आई बाय साइन आर, आप क्या करोगे, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना चाहिए, जिसमें इंसिडेंस हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे आना चाहिए। तो ये हो जाएगा μ2 बाय μ1। अब μ2 बाय μ1 का मतलब क्या है कि भाई मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहा हूं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूं, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं μ12 लिखता तो मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा μ12 का। सर μ1 अपॉन म्यू μ2। 1 ओवर म्यू 2। अब मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। वेरी गुड। तो जब हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं तो यही चीज हमारी कहलाती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई रिपीट, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि जब हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें तो। अब भैया ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये μ2 और μ1 मिल गया, μ2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं c डिवाइडेड बाय मीडियम 2। सिमिलरली μ1 की जगह क्या लिख सकता हूं, c डिवाइडेड बाय मीडियम 1। भैया c और c कट गया तो मेरे पास बचेगा मतलब v1 बाय v2। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे डायरेक्टली, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऊपर μ2 आ रहा है और नीचे μ1 आ रहा है तो ऊपर कौन सी वेलोसिटी आनी चाहिए, v1 इनवर्स है। ऊपर μ2 आ रहा है तो वेलोसिटी v2 कहां आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। सिमिलरली इसको और एक्सपैंड कर दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट गई तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ के टर्म्स में। तो ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और भाई इस वाले फॉर्मूले को जो हमने लिखा है कि साइन आई, इस वाले फॉर्मूले को कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू मीडियम 2 बाय मीडियम 1, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो चेक कर लो, अब कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो छाप डालो। सी लास्ट वाला रिपीट कर दो। बिल्कुल, लास्ट वाला ये वाला रिपीट करना है। यस सर। डन। राधिका रिपीट। यार मैंने कहा μ2 बाय μ1। μ2 क्या है भैया, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन कौन सा मीडियम होना चाहिए भाई, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लिख रहा हूं तो ये मीडियम भी कौन सा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिवाइडेड बाय μ1। μ1 का मतलब क्या है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, c डिवाइडेड बाय स्पीड, कौन से मीडियम में भाई, मीडियम 1 में। मैंने कहा c और c कट गया, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करोगे तो कितना मिलेगा, v1 बाय v2। अब मैं कह रहा हूं कि आपको ये इंटरमीडिएट स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर मैं μ2 लिख रहा हूं तो डिनोमिनेटर में v2 आना चाहिए। तो देखो अगर मैंने ऊपर μ2 लिखा है तो v2 कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में। अगर μ1 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो v1 कहां आना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख सकते थे। क्या ये यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। डन। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद बस मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया, v1 की जगह f इंटू लैम्डा 1, v2 की जगह f इंटू लैम्डा 2।
एफ एफ कट गया तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया वेवलेंथ के टर्म्स में। Yes, sir. Done. हो गए सर। हो गया। तो भैया ये इस लॉ को, जैसे मैंने कहा, इस लॉ को हम क्या कहते हैं? इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप ट्राई करना। फुद्दू सा क्वेश्चन है, ये सब बस आपको समझाने के लिए हो रहा है भी। भैया क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो कि हमें एक लाइट रे दे रखी है और वो ट्रैवल कर रही है दो मीडियम से। सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। हमें मीडियम 1 के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है कि मीडियम 1 के अंदर जो ये लाइट रे फॉल डाउन कर रही है वो कितने एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। भैया हमें ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। एक बार मेरे को चेक करने दो क्वेश्चन कि भैया लाइट रे है, दो मीडियम के साथ ट्रैवल कर रही है, मीडियम 1 मीडियम 2। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। चेक करो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. डन। हमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? भैया आपको बस यही बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल आर। बस पहले इतना ही बता दो, वैल्यू ऑफ एंगल आर। कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। वेदांत तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने लग गए। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन में होता था, रिफ्रैक्शन में ये कभी नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में ये कभी नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में दोनों एंगल कभी सेम नहीं आएंगे, कोई एक छोटा आएगा या कोई एक बड़ा आएगा, सेम नहीं होंगे। तो एंगल आर की वैल्यू 30 तो हो ही नहीं सकती, या तो 30 से ज्यादा होगी या 30 से कम होगी। अभी मैं आपको लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, लॉजिकल डिस्कशन मतलब थ्योरेटिकल, आंसर बाद में कैलकुलेट करना। आप देखो नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले से कम है या ज्यादा है, ये देख के बताओ मेरे को। मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, μ1 का या μ2 का? टू का भाई बिल्कुल गलत। इसको सॉल्व करोगे 1.33 आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे 1.5 आएगा। तो याद रखो μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है μ2 से। तो नीचे वाला मीडियम रेयर हो गया है भाई, ऊपर वाला मीडियम कैसा हो गया है? डेंसर हो गया है। तो मेरे को बताओ ये Denser. लाइट रे किधर बेंड करनी चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? So, away from the normal. भाई चेक कर लो, एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेसिमल में लिखा तो μ1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है μ2 से। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम बन जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम बन जाता है। तो नीचे वाला मीडियम रेयर है, तो भैया लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में एंगल आर भैया एंगल आई से बड़ा होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री से तो बड़ी ही आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 30 डिग्री से छोटी आ रही है तो मतलब आपका आंसर गलत है, 30 डिग्री से बड़ी आनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन किया। चेक करो थ्योरेटिकल डिस्कशन सबको समझ में आया? Yes, sir. अब अपना स्नेल्स लॉ लगाओ और स्नेल्स लॉ के हेल्प से एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो लगो काम पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल आर यूजिंग स्नेल्स लॉ। साइन आई ये हो गया 30 डिग्री, साइन आर मेरे को कैलकुलेट करना है। मेरे को बताओ ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, मीडियम 2 का या मीडियम 1 का? देख लो। So, medium 2 का. वेरी गुड, क्योंकि मैंने बोला था जिसमें रिफ्रैक्शन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, तो मीडियम 2 का। नीचे जिसमें इंसिडेंस हुआ है मीडियम 1। भैया मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 4/3। 4/3. μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 3/2। 3/2. इसको सॉल्व करो, चेक करो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आए 8/9. वेरी गुड 8/9। भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे पास आ रहा है साइन 30 डिग्री
बाय साइन आर इज इक्वल्स टू 8/9। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/2। So तो 1/2. ये हो गया 2 साइन आर इंटू 8/9। यार अब इससे ज्यादा क्या सॉल्व करूं, ये तो कर दोगे। 26. तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आ जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू, क्या साइन आर 9/16 आ रहा है? Yes, sir. तो आर की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स ऑफ 9/16। क्या आपको इस एंगल की वैल्यू पता है? No, नहीं sir. पता तो बस यहीं तक आंसर छोड़ना है आपको। आप लोग 26 डिग्री सेल्सियस मतलब 26 डिग्री कैसे कह रहे हो? दो लोगों का आंसर 26 डिग्री आया, कैसे? एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। U2 को 3/2 डाल दिया। हाँ बिल्कुल, μ2 3, अच्छा उल्टा कर दिया तुमने, μ2 को 3/2 रख दिया। मैंने बोला ना जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, तो रिफ्रैक्शन मेरा मीडियम 2 में हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। Yes, sir. हो गया. हो गया। सर पिछली स्लाइड तो ना, पिछली स्लाइड। नीरज क्या बता रहे, पीछे से दिखाऊं स्लाइड? ये सर बस। हाँ यार प्लीज क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लो क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसमें आपको ये सब लॉजिक बताना है। हो गए सर। हो गया, चलो डन। तो भैया अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बार बार कहेंगे TIR। इतना बड़ा बार बार तो नहीं लिखूंगा मैं, ऑब्वियस है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे भैया TIR। स्टार्ट कर दूं एक्सप्लेन करना? यस सर। चलो डन। भाई मैंने कहा ये कोई लाइट का सोर्स है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा लाइट का सोर्स होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है। नीचे वाला मीडियम मैंने लिया है डेंसर मीडियम और ऊपर वाला मीडियम मैंने लिया है रेयर मीडियम। याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है भैया, इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि लाइट रे ये तभी होगा जब लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगा। अब समझो कहानी को क्या है। भाई सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ले लिया और लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर टू रेयर। तो मेरे को बताओ एंगल आर की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए या 30 से ज्यादा होनी चाहिए? सोच के बोलो। लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है So तो 30 से एंगल, कम. अगर नहीं, लाइट, 30 से ज्यादा. ज्यादा. वेरी गुड, अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है तो मतलब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है तो एंगल आर ज्यादा होगा एंगल आई से। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. भाई प्लीज सब लोग एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। आज इतना डल रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो? डन। तो यार याद रखो ये एंगल आर 30 से ज्यादा होगा। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं, बस सपोज ये एंगल मैंने 45 डिग्री ले लिया। फिर मैंने नेक्स्ट केस में क्या किया कि भाई सपोज नेक्स्ट केस में मैंने ये एंगल 45 ले लिया, तो अब एंगल आर की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 45 से ज्यादा होनी चाहिए। तो भैया सपोज मैंने ये एंगल अब ले लिया 60 डिग्री, कि 45 से भी ज्यादा हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट केस कि यार ये वाला एंगल मैंने 60 डिग्री ले लिया, तो अब एंगल आर पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया ये 60 से भी ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब लास्ट कि सपोज भाई ये एंगल मैंने 75 ले लिया, अब बताओ एंगल आर कैसा होना चाहिए?
75 से बड़ा। 75 से बड़ा। तो तो हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि हमारा एंगल आर क्या बन जाएगा उस केस में, परपेंडिकुलर। 90, बिल्कुल 90 degree। परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल पे हमारा एंगल आर 90 बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, जिसको हम डिनोट करेंगे आई सी से। तो आई सी कैसा एंगल है, यहां पे लिख रहा हूं भैया। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे हमारा एंगल आर क्या बन जाएगा, हमेशा 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल आर को 90 डिग्री स्टेटमेंट में कैसे कहेंगे कि भैया लाइट रे अलोंग दी सरफेस चली गई है। अलोंग दी सरफेस मतलब सरफेस के साथ साथ, देखो सरफेस के साथ साथ चली गई। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक आपको बात समझ में आई है या नहीं? Yes, sir. डन। तो एक लास्ट केस ले लो कि यार अब मैंने क्या किया, मैंने लाइट रे को एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन कराया, सपोज 80 डिग्री पे फॉल डाउन कराया। तो भैया अब बताओ एंगल आर कितना बनेगा? So 180. अब एंगल आर मेरा 90 से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 75 पे अगर 90 मिल रहा है तो अब मेरा एंगल आर 80 से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे सेम मीडियम के अंदर वापस बाउंस बैक कर जाएगी। क्योंकि ये चीज याद रखो, एंगल आर की वैल्यू 90 से बड़ी नहीं हो सकती, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये लाइट रे क्या करेगी, सेम मीडियम के अंदर वापस बाउंस बैक कर जाएगी ताकि ये एंगल आर को 90 से बड़ा बना सके। तो अगर लाइट रे सेम मीडियम के अंदर वापस आ गई है तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? लाइट रे सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाए तो, अरे लाइट रे सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? Reflection. तो इधर भी वही हो रहा है। ध्यान दो कि भाई अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो उस केस में हमारी लाइट रे सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी, तो उसको मैं लिखूंगा रिफ्लेक्शन। लेकिन अब एक चीज पे ध्यान दो, मैंने आपको इस लाइट की फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब कोई लाइट रे फॉल डाउन करती है किसी सरफेस पे तो उसके साथ 3 फिनोमिनन होते हैं। कौन से 3 फिनोमिनन होते हैं, याद दिलाओ? इंडक्टिव। भैया कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट क्या करता है, रिफ्रैक्ट, और कुछ पार्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर जाए। Absorption. तो इधर क्या होता है, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल रिफ्लेक्शन कहूं तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि मेरा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ पार्ट। तो इस केस में एनर्जी लॉस होते हैं और मेरी इंटेंसिटी हमेशा क्या होती थी, रिड्यूस होती थी। लेकिन आपके इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ है, इस वाली सिचुएशन में रिफ्रैक्शन आपने होने नहीं दिया, आपने हल्का सा भी रिफ्रैक्शन नहीं होने दिया, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो गया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि भैया लाइट रे इधर थोड़ी सी भी रिफ्रैक्ट नहीं हुई है। तो अगर इधर लाइट रे थोड़ी सी भी रिफ्रैक्ट नहीं हुई है तो क्या कोई एनर्जी लॉस होंगे? भैया कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे। तो अब की बार आपकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, आपकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, रिड्यूस नहीं होगी। इसलिए इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चेक करो समझ में आया कि इसको टोटल इंटरनल क्यों कहा? यस सर। Yes, sir. तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है अब कि जब भी क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे को फॉल डाउन कराऊंगा एंगल आर 90 बन जाएगा। अब अगर मैंने उससे ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन कराया तो भैया रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे वापस पूरी की पूरी सेम मीडियम के अंदर आ जाएगी, मतलब हमारा TIR होगा उस केस में। Yes, sir. चलो तो भैया अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो फॉर्मूला आपको समझ में आता है या नहीं आता। मैंने आपको बोला TIR के लिए कंडीशन क्या है कि लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया ये एक लाइट रे है जो क्रिटिकल एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। भैया ध्यान देते जाना, कोई लाइट रे है जो क्रिटिकल एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। तो हमारा TIR के लिए कंडीशन क्या है कि ये लाइट रे रिफ्रैक्ट कितने एंगल पे करेगी, 90 डिग्री के एंगल पे करेगी अगर आपने लाइट रे को क्रिटिकल एंगल पे फॉल डाउन कराया है। रेयर मीडियम को अज्यूम कर लो एयर, रेयर मीडियम को अभी फिलहाल अज्यूम कर लो एयर। डेंसर मीडियम को अज्यूम कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1।
अब मेरे को स्नेल्स लॉ लगा के बताओ, इसमें स्नेल्स लॉ क्या लगाऊं? चलो स्नेल्स लॉ लगाओ आप। स्नेल्स लॉ के हिसाब से मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? क्रिटिकल एंगल आईसी डिवाइडेड बाय साइन आर कितना है? So 90 90। degree. ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए? मीडियम 1 का या मीडियम 2 का? एयर So का आना चाहिए या medium two डेंसर का? So denser का. सर एयर का। भैया रिफ्रैक्शन किस में हुआ है? रिफ्रैक्शन एयर में हुआ है, तो ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? एयर का आएगा। इंसिडेंस कौन से मीडियम में हुआ है? डेंसर मीडियम में, तो इधर मैं सिर्फ म्यू लिखूंगा मीडियम का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय न्यू। आपके पास देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे अभी, कि साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू। साइन आर को मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया साइन आर को? बिकॉज साइन 90 कितना होता है? 1. 1 होता है। 1. तो भैया ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर TIR। इसको लिख लो, यहां तक समझ लो, चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। अब इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे हम। सर हो गया। हो गया सौरभ, वेरी गुड यार। बाकियों को भी लिखने देते हैं। प्लीज एक बार अच्छे से चेक कर लो, आपको स्नेल्स लॉ लगाना समझ में आया? TIR का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. आ गया। चलो अब इस पे मैं क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं वो चीज याद रखो। आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस बुक देखोगे, उसमें सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आया कैसे आपको ये भूलना नहीं है। साइन आईसी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब क्या कि यार इधर हमने एयर लिया रेयर मीडियम को, इसलिए 1 आया। अगर मैं एयर नहीं लेता तो ऊपर 1 नहीं आएगा, फिर उस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। इस चीज को ध्यान देना। जैसे एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल कि यार नीचे मैंने ले लिया ग्लास, ग्लास डेंसर है, और ऊपर मैंने ले लिया वाटर, तो वाटर तो मेरे ग्लास कंपैरिजन में रेयर है ना। तो आप मेरे को बताओ अब इस केस में यही सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा साइन आईसी। ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, वाटर का या ग्लास का? So glass. वाटर। वाटर। मैंने कहा ना रेयर मीडियम का होना चाहिए, तो ऊपर हमेशा वाटर का आएगा और नीचे किसका आएगा? ग्लास का आएगा। चेक करो एक Yes, बार, ये वाली बात समझ में आई? Yes Yes, sir. sir. डन। पहली इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं क्वेश्चन दूंगा भी अभी, कि यार आप ये चीज याद रखो, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। मतलब जितना Inverse. ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही छोटी होगी। ये चीज याद रखो, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी जितना मेरा ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes sir. एग्जाम्पल देता हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, एग्जाम में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 37 से लेके अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री तक। आ जाओ वाटर पे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया है, तो मेरे को बताओ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? वो 42 से ज्यादा होगी या 42 से कम होगी? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल इनवर्स हैं, तो अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिड्यूस किया है तो क्रिटिकल एंगल पे क्या? ज्यादा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 42 से लेके 52 डिग्री तक होती है। सिमिलरली आ जाओ डायमंड पे, इस पे हमारा एप्लीकेशन है डायमंड पे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो भैया बहुत ज्यादा है, तो मेरे को बताओ इसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा बहुत होगी या कम होगी? सर कम। से कम होगी. तो याद रखना इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, हार्डली 12 डिग्रीज होती है। और इसी के बेसिस पे हमारा ये पहला एप्लीकेशन है TIR, कि TIR हमें डे टू डे लाइफ में कहां देखने को मिलता है? तो देखो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आपको क्या ये चीज पता है कि जब माइन से हमारा रॉ डायमंड निकलता है, क्या रॉ डायमंड कभी भी शाइन करता है या नहीं करता? No sir. नहीं. तो याद रखना जब भी आप कोल माइन से डायमंड निकलता है ना, रॉ डायमंड कभी भी स्पार्कल शाइन नहीं करता। वो आपको नॉर्मल एक शीशे का टुकड़ा लगेगा, शाइन करता ही नहीं है।
हम डायमंड को क्या करते हैं भैया, जो डायमंड इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब वो सब डिजाइनिंग वगैरह, वो डायमंड को कट करते हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो हमने डायमंड को कट कर दिया स्पेसिफिक एंगल्स पे। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया ताकि इस डायमंड के अंदर अगर आप कोई भी लाइट रे फॉल डाउन करे तो याद रखना ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाए, ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनाए, मतलब 12 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन करे। अगर ये लाइट रे 12 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन कर रही है तो क्या ये बाहर रिफ्रैक्शन करेगी? नहीं, ये क्या करने लगेगी, ये अंदर अंदर रिफ्लेक्ट करने लगेगी मल्टीपल टाइम्स, TIR होने लगेगा। तो ये लाइट रे अंदर ही अंदर बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए ये हमारा डायमंड क्या करता है, अब ये हमारा डायमंड शाइन करने लगता है, स्पार्कल करने लगता है। क्या ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड समझ में आया आपको? सर एक बार दोबारा बताना। बिल्कुल नीरज, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हमारा रॉ डायमंड होता है ना, उसमें देखो दिक्कत क्या है, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हटा दो ये सब। मेरा रॉ डायमंड कुछ रैंडम शेप का होता है, कुछ इस टाइप का, ये रॉ डायमंड है। अगर अब मैं इस रॉ डायमंड के अंदर एक लाइट रे ले रहा हूँ और उसको फॉल डाउन करा रहा हूँ, तो अब दिक्कत क्या है कि ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे है ना किसी भी रैंडम एंगल पे फॉल डाउन कर सकती है। सपोज ये लाइट रे 10 डिग्रीज पे फॉल डाउन कर गई। अगर ये 10 डिग्रीज पे फॉल डाउन कर गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये सोच के बताओ। सर क्रिटिकल से कम है ये। वेरी गुड। तो इधर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम होगा ना, उस केस में मेरी लाइट रे रिफ्रैक्शन करेगी, रिफ्रैक्शन। तो भैया ये लाइट रे बाहर आ जाएगी। अगर ये लाइट रे बाहर आ गई तो मेरा डायमंड शाइन नहीं करेगा। ये चीज हो रही है रॉ डायमंड के साथ कि भैया डायमंड शाइन करता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं भैया, डायमंड इंजीनियरिंग वाले डायमंड को कट करते हैं, और वो इस तरीके से कट करते हैं कि लाइट रे हमेशा कौन से एंगल पे फॉल डाउन करे भैया, लाइट रे हमेशा 12 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन करे हमेशा। तो अब की बार मेरा एंगल 12 डिग्री से ज्यादा है, तो अब ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ। और अभी मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन लिखवाई है कि भैया अगर कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट रे क्या करने लगेगी, TIR करने लगेगी। तो ये लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, अब ये लाइट रे क्या करने लगेगी, TIR करने लगेगी। फिर से ये कौन से एंगल पे फॉल डाउन करेगी, फिर से ये क्रिटिकल एंगल पे ज्यादा फॉल डाउन करेगी, फिर से TIR, फिर से TIR। इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर चलते रहेंगे। तो ये हमारा डायमंड क्या करने लगेगा, स्पार्कल करने लगेगा। क्या अब समझ में आ गया आपको? Yes, sir. सर बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्शन तब होगी जब क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा एंगल बनेगा। हाँ बिल्कुल। तो हम डायमंड उसको उसी हिसाब से कट कर रहे हैं कि ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन करे। मतलब लाइट रे को डायमंड के अंदर 12 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन कराए हम इस तरीके। सर 12 डिग्री क्यों लिए सर, क्रिटिकल पॉइंट तो 90 डिग्री पर नहीं बनता। क्रिटिकल एंगल पे एंगल आर की वैल्यू 90 आती है, एंगल आर की वैल्यू 90। लेकिन क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। मैंने इधर लिखा ना, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 37 से 42। 1.33 के लिए कितनी आ रही है, डायमंड के लिए मैंने आपको ये वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा बस लेकिन देख लो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है नीरज, 12 डिग्री। ये सर सभी के लिए अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट है ना। वेरी गुड, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आएगा। यस सर मैं सोचा 90 डिग्री होगा तो। नहीं नहीं नहीं, हर एक मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग आएगा। तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 12। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि डायमंड के अंदर लाइट रे हमेशा 12 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन करे ताकि फिर वो TIR कर दे। अब आगे क्लियर? यस सर डन सर। बढ़िया यार बढ़िया। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल दूं? यस सर। डन। यार आपने वो चीज पता नहीं अब शायद से आपने नोटिस करे नहीं हो, अगर दिल्ली में होते तो मैं आपको इजीली बता देता। एक है ना ऑप्टिकल फाइबर्स का वो होता है बेस, मैं आपको समझाता हूँ कैसा है। कि पहले बहुत ज्यादा चलता था ये, कि ऐसा एक फ्लावर पॉट का होगा और इससे ना प्लास्टिक के ऐसे ब्रिसल्स निकले होते हैं, प्लास्टिक के ब्रिसल्स। और अगर आपने नोटिस किया हो इस ब्रिसल्स के सिर्फ एंड पॉइंट शाइन करते हैं। क्या आपने यस ऐसा सर देखा है? देता है। यस सर। यूजुअली पिकनिक Yes, स्पॉट्स sir. पे बहुत मिलता है।
यस सर सर ये इसके नीचे से लाइट ऑन करने का यहाँ वो इसके भी- नीचे से लाइट ऑन करते हैं तो बीच में कहीं शाइन नहीं करता, सिर्फ इसके एंड पॉइंट्स चमकते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा आज टाइम है। लेकिन बस हम ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, बस आप फिलहाल क्या करो, एप्लीकेशन लिख लो। 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स और ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। यस सर डन। तो अब यहाँ तक चेक करो, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई। TIR इंपॉर्टेंट है, वो चेक कर लो वो क्लियर है या नहीं। यस Yes. सर बढ़िया। हाँ वेदांत, जो तुम पूछ रहे भैया मैंने देख ली एंड इट्स अ गुड मूवी। चलो तो भैया मिले